Assalamu alaikum, dear students. This is unit number 5 of course code 9051, that is Introduction to Linguistics. And in this unit, we are going to have a look at Introduction to Semantics. कि semantics क्या होती है, ठीक है? And this is unit number 5 of your textbook, ठीक है? तो अब ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में आप ये चीज़ जो है वो देख चुके हैं. यू हैव read it that semantics is a branch of linguistics that deals with the study of the meaning. ठीक है, इसके अंदर मीनिंग जो है उसका मुताला करते हैं. तो सिमेंटिक की टर्म जो है, इसका जो ओरिजिनेशन है, जो उसके ओरिजिन्स हैं, वो ग्रीक वर्ड सिमेंटिकोस में है. ठीक है, जिसका मतलब है सिग्निफिकेंट, यानी कि अहमियत रखने वाला. ठीक है, तो जहाँ तक इसकी लिंग्विस्टिक्स के अंदर डेफिनेशन का ताल्लुक है, तो सिमेंटिक्स इज डिफाइंड एज वन ब्रांच ऑफ थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स या फिर प्योर लिंग्विस्टिक्स के, जिसमें हम ओनली लैंग्वेज का मुताला करते हैं. दैट स्टडीज द लिंग्विस्टिक्स मीनिंग या फिर लेक्सिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस. यानी कि मीनिंग जो है, हम सिर्फ उसको वर्ड के लेवल पे उसकी स्टडी नहीं करते. यानी कि सिर्फ एक लफ्ज़ का मीनिंग जो है वो हमारा कंसर्न यहाँ पे नहीं होता, बल्कि हमारा कंसर्न होता है मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस एज वेल एज सेंटेंसेस. अब सेंटेंसेस का मीनिंग और फ्रेजेस जो है उनका मीनिंग जो है वो वेरी कर सकता है एज कंपेयर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज. ठीक है, तो ऑलरेडी इंग्लिश 2 जो आपकी है, उसमें आप कॉनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग जो है वो डिटेल में आप उसकी स्टडी करेंगे. ठीक है ना, तो कॉनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग जो है उसका मतलब ज़ाहिर है, डेनोटेटिव मीनिंग का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग. कॉनोटेटिव मीनिंग जो होता है वो हमारी कल्चरल या फिर इमोशनल एसोसिएशन होती है विद द पर्टिकुलर वर्ड ना. ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं, जब उनको हम जुमले के अंदर यूज़ करते हैं, तो उनके मीनिंग्स वेरी करते हैं. और ये जो वेरिएशन आती है, ये फिर जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उनकी निस्बत सेंटेंस के मीनिंग को थोड़ा सा चेंज कर देती है. तो सिमेंटिक्स की फील्ड के अंदर ये सारी चीज़ें हमारा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है. अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है प्राइमरीली इट इज़ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. और जब हम ये देखना चाहें कि कम्युनिकेशन क्या है, तो बेसिकली कम्युनिकेशन ये है कि वी इंटेंड टू कन्वे द मीनिंग दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू द अदर्स. कि हम अपने आइडियाज़ जो हैं, अपने इमोशंस जो हैं, अपनी डिज़ायर्स जो हैं, उनको सिंबल्स का यूज़ करके कन्वे करना चाहते हैं दूसरे इंडिविजुअल्स को, ताकि वो उनको अंडरस्टैंड कर सकें, और अंडरस्टैंड करने के बाद वो उसका फीडबैक दें, वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकें. तो इस कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो वर्ड्स हैं, अ, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाएं, वो उसको पॉसिबल बनाएं. ठीक है, बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज. कि वर्ड जो है इस तरीके से, ज़ाहिर है वर्ड जो है उनको आप इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि उनका मीनिंग कोई कन्वे ना हो. ठीक है, रीड आई अ बुक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ना, रीड आई अ बुक. अब आप ये बात करते हैं, ज़ाहिर है वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, लेकिन दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट कन्वे एनी मैसेज. ठीक है, तो सिमेंटिक्स के अंदर हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि हाउ वर्ड्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, कि वो अपना मैसेज जो है वो उसको कन्वे कर सकें, उस मीनिंग को जो है वो कन्वे कर सकें. तो लैंग्वेज जो भी है उसका फंक्शन क्या होता है? लैंग्वेज का फंक्शन ये होता है कि मैसेज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके ताकि जो आइडियाज़ हैं दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. के एक इंडिविजुअल के माइंड की जो थॉट है वो दूसरे इंडिविजुअल के माइंड में पहुंचाई जा सके. ठीक है, और ये जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है इस तरीके से कि वो मीनिंग्स को मतलब कन्वे करें, ये सिमेंटिक लेवल का कंसर्न है. ठीक है, तो सिमेंटिक्स का अब हमें पता चल गया कि ये फील्ड वो है जो कि मीनिंग्स को एनालाइज करती है. अब
मीनिंग्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया क्या होते हैं। मीनिंग्स जो है ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जो कि हमारे जहन में होती है, एक थॉट है, एक आइडिया है, दैट इज़ देयर इन आवर माइंड, ठीक है। तो मतलब ये कि मीनिंग जो है उसका ताल्लुक जो है वो ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन माइंड और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के साथ है, ठीक है। तो जब हम किसी वर्ड के या फिर जब हम सिमेंटिक्स में मीनिंग का एनालिसिस करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वी आर एनालाइजिंग द ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग एंड एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट मीनिंग, कि इंसानों के अंदर जो एबिलिटी है मीनिंग्स को इनकोड करने की, वर्ड्स के साथ मीनिंग को एसोसिएट करने की, उस एबिलिटी का भी हम एनालिसिस करते हैं ऑब्वियसली सिमेंटिक्स के अंदर फिर। और जो ह्यूमन बींग्स की एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, उस एबिलिटी का भी हम एनालिसिस करते हैं सिमेंटिक्स के अंदर। अब मीनिंग जो है वो असेंशियल पार्ट है ना लैंग्वेज का, ज़ाहिर है इफ़ देयर इज़ नो मीनिंग इन लैंग्वेज देन लैंग्वेज इज़ मीनिंगलेस, यानी कि फिर तो लैंग्वेज जो है उसकी एग्जिस्टेंस का जवाज़ नहीं बनता ना। तो लैंग्वेज की एग्जिस्टेंस का जवाज़ जो है वो इसी वजह से है कि उसके साथ मीनिंग है, और मीनिंग जो है वो फिर असेंशियल है टू लैंग्वेज। तो सिमेंटिक्स की फील्ड के अंदर आप जो मीनिंग्स के अंदर जो चेंज आता है, ठीक है, वो प्रिंसिपल्स जो कि रिलेशनशिप को गवर्न करते हैं बिटवीन द सेंटेंस, द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स के, इन सारी चीज़ों की आप स्टडी करते हैं। अब एक्चुअली अगर हम देखें तो सिमेंटिक्स क्या है, इट इज स्टडी ऑफ द साइंस एंड द सिंबल्स एंड व्हाट दे रिप्रेजेंट। साइन जो होता है या सिंबल जो है ना, जो एक वर्ड लिखा हुआ है ना, वर्ड आपके सामने, उसको हम सिमेंटिक्स की टर्म में साइन कहते हैं, ठीक है। तो फर्डिनेंड डी साशोर जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लिंग्विस्ट है, वो साइन को दो हिस्सों में तकसीम करता है। वो साइन का एक हिस्सा जो है वो सिग्निफायर है और एक हिस्सा सिग्निफाइड है, ठीक है। सिग्निफायर जो है वो वो लफ्ज़ है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे अल्फाज है ना, इसको हम कहते हैं सिग्निफायर। और सिग्निफाइड वो कॉन्सेप्ट या वो आइडिया है जो इस लफ्ज़ को पढ़ने के बाद हमारे जहन में आता है, ठीक है। तो सिमेंटिक्स के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस एंड द सिंबल, रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड, इन चीज़ों की स्टडी की जाती है। और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि सारे लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि ज़बान सीखना जो है उसके अंदर फिर इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। तो लिहाजा सिमेंटिक्स की फील्ड फोकस करती है कि मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि अल्फाज के साथ मीनिंग एसोसिएट कैसे किए जाते हैं। अब हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि मीनिंग आर्बिट्रेरी होते हैं, ठीक है, कि रैंडमली एक वर्ड के साथ आप एक मीनिंग एसोसिएट कर देते हैं और फिर वो रवायत बन जाती है। उनकी इंटरप्रिटेशन यानी कि मीनिंग्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, मीनिंग्स की क्लैरिफिकेशन कैसे होती है, अगर आपको जुमले की उसमें बात गलत समझ आई है तो उसमें क्लैरिफिकेशन कैसे होगी मीनिंग की, मीनिंग जो है वो ऑब्सक्योर कैसे होता है, यानी कि आपको मीनिंग समझ क्यों नहीं आता, मीनिंग को इलिस्ट्रेट यानी कि एग्जाम्पलीफाई कैसे किया जाता है, सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, उसको निगोशिएट कैसे किया जाता है, मीनिंग को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे किया जाता है कि नहीं ये बात गलत है, इसका मतलब ये नहीं बल्कि इसका मतलब कुछ और है। और मीनिंग को पैराफ्रेज कैसे किया जाता है। पैराफ्रेजिंग क्या है कि एक ही आइडिया को एक नए अंदाज से प्रेजेंट करना, यानी कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, आप उसी सेंटेंस को, उसी मीनिंग को एक नई कंस्ट्रक्शन के ज़रिए प्रेजेंट कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर इन द स्कोप ऑफ सीमेंटिक्स। तो सीमेंटिक्स का अब हमें पता चल गया कि ये मीनिंग की स्टडी करती है। मीनिंग सिर्फ मॉर्फीम से यानी कि वर्ड जो हैं उनसे नहीं, बल्कि हाउ दीज वर्ड्स दे जॉइन टू बिकम फ्रेजेस, ठीक है। जैसे सिंटेक्स के अंदर हमने फ्रेज स्ट्रक्चर पढ़ा ना, तो फ्रेजेस जो हैं वो अपना कंबाइंड मीनिंग कैसे देती हैं, और फिर ये फ्रेजेस जो है ये सेंटेंसेस के साथ कंबाइन करके जब आपस में कंबाइन करती हैं फ्रेजेस और सेंटेंस की शक्ल इख्तियार करती हैं, तो उस वक़्त ये अपना मीनिंग जो है वो किस तरीके से चेंज करती हैं, ठीक है। और जो भी मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता है ऑलरेडी, ज़ाहिर है इंग्लिश 2 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बल्कि इंग्लिश 1 में आप ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट क्लूज़ पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि हाउ सिग्निफिकेंट इज़
context in order to understand meaning of any sentence or any word or any phrase, ठीक है। context जो है उसकी एक अपनी significance है, और वो ज़ाहिर है context जो है वो meanings को change कर देता है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि देयर इज अ रोज इन माय गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पे रोज से मुराद क्या है? रोज का प्लांट है। आई गेव हर अ रोज, कि मैंने उसको एक फूल दिया। अब वो फूल जो है इटसेल्फ, नाउ रोज़ जो है वो यहाँ पे, रोज़ से मुराद ये नहीं है कि मैंने उसको गुलाब का पौधा दिया है, बल्कि यहाँ पे मुराद ये है कि मैंने उसको एक गुलाब का फूल दिया है। और वो जो रोज़ इट सेल्फ है, नाउ इट इज़, इसका मीनिंग क्या है? सिंबल ऑफ लव है, ठीक है। तो बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आई हैव एक्सप्रेस्ड माई लव टू हर, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट जो है, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप एक वर्ड को यूज़ करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो वर्ड्स को एक न्यू मीनिंग दे देता है, एक ऐसा मीनिंग कि जो कि डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है। जी, अब सिमेंटिक्स जो है वो चूंकि स्टडी ऑफ मीनिंग है, तो अब एक अहम क्वेश्चन है कि मीनिंग इटसेल्फ है क्या, ठीक है। तो जहाँ तक मीनिंग का ताल्लुक है, तो ये वो क्वेश्चन है कि जो कि फिलोसफर्स को, जो कि थिंकर्स को पजल किए हुए हैं पिछले 2000 सालों से, ठीक है। अब सवाल का आगाज यहाँ से होता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स एंड द ऑब्जेक्ट्स व्हिच द वर्ड्स रिप्रेजेंट, यानी कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है। अब आप ये चीज़, दो टर्म्स जो है अपने जहन में बिठा लें। सिग्निफायर वो लफ्ज़ जो कि हमें लिखा हुआ नज़र आता है, या वो साउंड जो कि हमारे कानों में पड़ती है। सिग्निफाइड वो आइडिया जो उस साउंड को सुनने के बाद हमारे जहन में जनरेट होता है, या उस लफ्ज़ को पढ़ने के बाद हमारे जहन में जो इमेज आता है, वो सिग्निफाइड कहलाता है। सो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फैक्ट। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को समझना चाहें, तो वो फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड काउ, सी ओ डब्ल्यू, काउ जो है वर्ड, इसका मतलब क्या है? तो अब आंसर क्या है? डिक्शनरी देखें तो इट इज़ एन एनिमल दैट हैज़ सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज के उसके हॉर्न्स होंगे, उसकी लेग्स होंगी, इट ईट्स सर्टेन काइंड ऑफ फूड्स एंड इट गिव्स अस मिल्क। अब ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर एनिमल्स, और वो जो अदर एनिमल्स हैं दे हैव देयर अदर नेम्स एज वेल, कि उनके अपने नेम्स हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कि वेयर डू दीज नेम्स कम फ्रॉम, कि ये जो नेम्स हमने इनको को दे रखे हैं, ये नेम्स कहाँ से आते हैं? फॉर एग्जांपल काऊ जो है, तो काऊ हम सिर्फ काऊ को ही क्यों कहते हैं? बाकी जो एनिमल्स हैं उनको हम काऊ क्यों नहीं कहते? जो एक प्रिवेलिंग आइडिया है, और जो एक लॉजिकल आइडिया भी लगता है थोड़ा सा, कीपिंग इन व्यू द लैंग्वेज, लैंग्वेज को पढ़ने के बाद, लैंग्वेज को देखने के बाद, लैंग्वेज का मुताला करने के बाद, तो वो ये है कि भाई देर इज़ नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन द वर्ड काउ एंड द एनिमल दैट इट सिग्निफाइज, यानी कि काउ जो है सिग्निफायर, और जो उसका सिग्निफाइड है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये जो रिलेशन है इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? रवायात। अक्सर वर्ड सुना होगा ना आपने, रवायात के, ये हमारे ख़ानदान की रवायत में ऐसा नहीं है, कि हमारे ख़ानदान की रवायत में लड़कियां नौकरी पे नहीं जाती, ठीक है। हमारे ख़ानदान की रवायात में जो है वो ये नहीं होता, हमारे ख़ानदान की रवायात में ये नहीं है। मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म की absurd किस्म की रवायात हैं। और वो रवायात इस्टेब्लिश कैसे होती हैं कि एक शख्स ने वो काम किया, उसके बाद जो है वो मतलब कि दूसरे ने उसी फैमिली में किया, और फिर सब ने उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से रवायात जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सम थिंकर्स, ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड, या वर्ड एंड इट्स मीनिंग, ये रिलेशन इस वजह से है क्योंकि ये कन्वेंशंस में चलता आ रहा है, यानी कि रवायात में है कि एक शख्स ने नाम लिया, उसने कह दिया कि भाई आज से मैं इसको काऊ कहूँगा, ठीक है। तो उसके बाद बाकी लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, और वो फिर अल्टीमेटली पूरी दुनिया में या फिर उस पूरी लैंग्वेज में फैल गया। तो आज हम जो है वो गाय को, या काऊ जो है उसको काऊ के नाम से जानते हैं। अच्छा, कुछ और फिलोसफर्स हैं, उनका ये मानना है मीनिंग के हवाले से, ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी
थेरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पढ़ी हैं, उसमें आपने काफ़ी बाव वाव और ये सारी थेरीज पढ़ी हैं, ठीक। तो ये जो ग्रुप है फिलोसफर्स का, इनका ये मानना है कि भाई काऊ के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उसको दूसरे एनिमल से डिफरेंशिएट करते हैं, और वो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमारा जहन या हमारा माइंड जो है वो पहचान लेता है, वो उनको परसीव करता है, और उनको परसीव करने के बाद वो उसके रिस्पॉन्स में कुछ वर्ड्स जनरेट करता है, कुछ आइडिया जनरेट करता है, और वो जो रिस्पॉन्स है जो हमारे माइंड से जनरेट होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड बन जाता है उस खास एनिमल के लिए, डिपेंडिंग अपॉन दी एट्रीब्यूट्स के जो कि हमारे जहन ने परसीव किए हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है बेसिकली ये उसी चीज़ पे, उसी आइडिया पे बेस करती है जो कि आपने वाव वाव में पढ़ा था ना, यानी कि जो वर्ड्स हैं वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड द मीनिंग। जैसे बज का वर्ड है ना, तो ज़ाहिर है बीज जब उड़ रही होती हैं तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं वो बज की साउंड है, तो इस तरीके से हमने वर्ड बना लिया बज। लेकिन अब अगेन वही बात कि ज़ाहिर है जो वर्ड्स ओनोमेटोपिया पे बेस करते हैं उनकी तादाद बहुत थोड़ी है ना, ज़्यादा नहीं है। अब हमारे पास काउ की एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये जो वर्ड है इसका क्या एसोसिएशन है उस फोर लेगेड बोवाइन, बोवाइन का मतलब का होता है लैटिन लैंग्वेज में ना, कि इसके साथ इसका क्या ताल्लुक है। अच्छा, अब आप देखें ना, बच्चों को देखें तो ज़ाहिर है बच्चा जब वोकेबलरी या फिर लैंग्वेज डेवलप कर रहा होता है ना, तो उसके पास प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होती, तो वो बाज़ चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चा जो है वो वर्ड्स खुद से जनरेट कर लेता है, खुद से वर्ड्स बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जो हैं वो पानी को माई कहते हैं, ठीक है। जो मेरा छोटा है, ठीक है, वो पानी को बल कहता था कि जी मुझे बल चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये उसने वर्ड कहाँ से जनरेट किया, ठीक है। ऐसे ही जो एक और बच्चे को मैंने देखा, तो उसने जब वॉशरूम जाना होता था तो वो कहता था ओए। वो अपनी मदर को बता रहा है जी ओए ओए। अब वो जो हम लोग बाकी सुनने वाले हैं हमें नहीं पता कि ये ओए का मतलब क्या है, लेकिन उसकी वालदा को पता है, क्योंकि ज़ाहिर है कॉन्टेक्स्ट है ना उस एक वर्ड का, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बच्चा वर्ड को यूज़ करता है, ठीक है। तो ऐसी जो चिल्ड्रन हैं वो वर्ड्स को, वोकेबलरी को इन्वेंट करते हैं, और ज़ाहिर है फिर जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अल्फाज सीख लेते हैं, तो फिर वो उनकी वोकेबलरी वैनिश हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर एक बच्चा जो है, अगर हम एक बच्चे से कहें कि हाँ जी आप इसके लिए ये कोई वर्ड बनाएं इस एनिमल के लिए, तो वो हो सकता है मोमो बनाए, या हो सकता है वाओ करके कोई इस टाइप का वर्ड बनाए जो कि उनकी साउंड होती है, जो कि गाय साउंड निकालती है, ठीक है। तो उसकी बेस पे हो सकता है वो वर्ड जो है वो मतलब जनरेट कर दे, लेकिन वो वर्ड यकीनन काओ नहीं होगा, ठीक है। अब ये आइडिया के वर्ड्स जो हैं अगेन के वो ओनोमेटोपिया पे बेस करते होते हैं, ठीक है। ये आइडिया अब हमें प्लेटो में भी मिलता है, लेकिन अगेन वही बात है कि हम सारे वर्ड्स पे इस आइडिया को अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ वर्ड्स हैं कि जिनको ये आइडिया अप्लाई होता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं पर्टिकुलरली, जैसे लव हो गया, जैसे हेट हो गया, ठीक है। बाकी जितने ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे हमारी क्वालिटीज़ हो गई, ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथ हो गया, तो ये वो सारे वर्ड्स हैं कि जिनका ओरिजिन जो है वो इस थ्योरी या इस आइडिया के ज़रिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इससे अब एक और आइडिया निकलता है कि जो मीनिंग है, बेसिकली मीनिंग इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो कि गाय हमें नजर आ रही है, गाय जो है वो एक्चुअल गाय जो है वो काओ के वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं हो रही, रादर काओ के वर्ड से वो कॉन्सेप्ट जो कि काओ का कॉन्सेप्ट जो कि हमारे माइंड में है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मीनिंग क्या है, मीनिंग एक अल्फाज का एक जो है वो घन चक्कर है। कैसे? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि फर्डिनेंड डी साशुर जो है वो जो भी आपके सिंबल्स हैं, ये जो साइंस हैं, उसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करता है, सिग्निफायर सिग्निफाइड, ठीक है। सिग्निफायर वर्ड है, और सिग्निफाइड जो है वो कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे माइंड में है, और अकॉर्डिंग टू हिम कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये उस सिग्निफायर के साथ आर्बिट्रेरीली
जो है वो एसोसिएट कर दिया गया, ठीक है। अब जब हम किसी वर्ड का मीनिंग जो है वो किसी बच्चे को समझाने लगते हैं या हम किसी दूसरे को समझाने लगते हैं, तो अगेन हमें वर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने अगर काऊ का मीनिंग समझाना है किसी को, तो हमें बताना पड़ेगा दैट इट इज़ एन एनिमल। अब उस बंदे को अगर एनिमल का नाम पता हो तो फिर अगेन वी हैव टू चूज अनदर वर्ड, बीस्ट। अच्छा, फिर वी हैव टू टेल हिम दैट इट इज़ फोर लेगेड। अब उसको लेग का मतलब ना पता हो तो हमें समझाना पड़ेगा कि लेग का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब लेग का मतलब समझाने के लिए दोबारा हमें और नए वर्ड्स लाने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो मीनिंग्स हैं, इट इज़ वर्ड्स एंड वर्ड्स एंड वर्ड्स एंड वर्ड्स एंड वर्ड्स, ठीक है। कि वो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है सर्टेन सिचुएशंस में, जैसे काऊ है ना, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं और ज़ाहिर है लैंग्वेज जो है उसमें ज़्यादातर वर्ड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है ना, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो वर्ड्स हैं उनको उनका मीनिंग समझाने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट से एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स जो है वो बयान करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो मीनिंग है वो हमारे जहन में एक आइडिया की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज है, ठीक है। वर्ड्स एंड वर्ड्स एंड वर्ड्स, और वो वर्ड्स के बीच में घूमता रहता है, ठीक है। ऑगडन और रिचर्ड के अकॉर्डिंग भी अगेन जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग जो है वो दूसरे साइंस के ज़रिए एक्सप्लेन होता है। तो अगेन साइन जो है इट इज़ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। तो उस सिग्निफाइड को एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड अदर साइंस, यानी कि ये चेन ऑफ साइंस है, ठीक है, जो कि चलता रहता है। लेकिन वो एक लिस्ट देते हैं डेफिनेशन ऑफ द मीनिंग्स की। ऑगडन एंड रिचर्ड जो है उन्होंने अपनी किताब के अंदर द मीनिंग ऑफ द मीनिंग, जो कि 1923 में लिखी गई थी, उसके अंदर मीनिंग जो है, टर्म मीनिंग, उसकी कुछ डेफिनेशंस और उसके कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमें दिखाने की कोशिश की है कि मीनिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देम मीनिंग कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग, कि एक वर्ड जो है उसका मीनिंग जो है वो ये जो लिस्ट उन्होंने दी है इसमें से कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इट कुड बी एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? अंदरूनी खूबी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि दिस वॉच इज मेड ऑफ प्योर मटेरियल। अब वो जो प्योर का वर्ड है वो एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है उसकी, तो मीनिंग जो है वो किसी चीज़ का वो अंदरूनी प्रॉपर्टी हो सकता है। अदर वर्ड्स रिलेटेड टू दैट वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, के एक लफ्ज़ का मीनिंग जो है वो दूसरे अल्फाज में भी छुपा होता है जो कि उसके साथ डिक्शनरी में या फिर थीसारस में मौजूद हैं। मीनिंग जो है वो आपके कॉनोटेशंस ऑफ द वर्ड में भी छुपा हो सकता है। जैसे रोज़ की मैंने एग्जांपल दी, ठीक है, कि रोज़ का एक मतलब जो है वो प्लांट है। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जब उसी रोज़ वर्ड को मैंने यूज़ किया तो उसका मतलब वहाँ पे जो है वो फूल बन गया और सिंबल ऑफ लव बन गया, ठीक है। मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन बी द थिंग टू विच द स्पीकर ऑफ दैट वर्ड रेफर्स, की ये वो चीज़ भी हो सकती है। जैसे हम काऊ को रेफर कर रहे हैं तो वो जो एक्चुअल चार लातों पे खड़ा हुआ जानवर है वो, यानी कि वो एक्चुअल चीज़ है। द थिंग टू विच द स्पीकर ऑफ दैट वर्ड शुड रेफर, यानी कि ऐसी चीज़ की जिसको उसको रेफर करना चाहिए था, वो चीज़ भी हो सकती है। द थिंग टू विच द स्पीकर ऑफ दैट वर्ड बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी रेफरिंग, कि एक वर्ड का मीनिंग वो चीज़ भी हो सकती है कि वो जिस चीज़ को वो बताना चाहता है कि मैं ये बात करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल बाज़ लोग होते हैं ना उनको वोकेबलरी का इशू होता है, ठीक है। अब ये वोकेबलरी का इशू क्या है कि आप एक वर्ड जो है वो बताना चाहते हैं, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ ये इशू होता है ना, ठीक है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे कोई बात करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वोकेबलरी नहीं है कि वो उस लफ्ज़ को, उनके पास वो आइडिया बयान करने के लिए लफ्ज़ नहीं है, तो उसके लिए वो लफ्ज़ इन्वेंट कर लेंगे या फिर उसके लिए कोई और लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो है अपने कॉलेज जाता हूँ, बच्चा मेरा स्कूल जाता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात मैं उसको अपने साथ अपने कॉलेज ले जाता हूँ, ठीक है। तो वो मेरे इदारा जो कि कॉलेज है वो उसको कॉलेज कह के नहीं बुलाता, क्यों? क्योंकि उसकी वोकेबलरी में वर्ड नहीं है कॉलेज, ना ही उसको उसका मीनिंग पता है, वो उसको स्कूल ही कहता है, ठीक है। अब मैं उसको 10 दफ़ा बता चुका हूँ कि ये स्कूल नहीं है कॉलेज है, लेकिन वो जब भी उसको रेफ़र करता है तो वो स्कूल के तौर पे रेफ़र करता है। अब जब वो इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को जो कि कॉलेज है जब वो उसको स्कूल के तौर पे रेफ़र कर रहा है,
तो अकॉर्डिंग टू हिम ही इज रेफरिंग इट टू व्हाट इट इज, ठीक है, तो वो एक्चुअली कॉलेज है। तो एक स्पीकर के जो कि वो बिलीव करता है कि मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो वो मतलब वही होता है। तो यानी कि वर्ड जो है, जिस हिसाब में स्पीकर उसको यूज कर रहा है, उसका मीनिंग बेसिकली वही रहता है। और मीनिंग जो है वो ये भी हो सकता है कि जो स्पीकर जो उसको मान रहा है ना, जो लिसनर है, सॉरी, ठीक है, कि जो हेरर है वो जिस लफ्ज़ को जिस सेंस में सुन रहा है और वो जो उसके मीनिंग को मान रहा है, वो भी मीनिंग हो सकता है। जैसे वही एग्जांपल आगे लेके चलता हूँ ना, कि मेरा बेटा जो है वो मेरे कॉलेज को स्कूल कहता है, लेकिन मेरे ज़हन में वो स्कूल नहीं है, बल्कि स्कूल का मतलब क्या है, कॉलेज है, ठीक है। और एक्चुअल में वो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, वो जो एक्चुअल बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो भी कॉलेज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें से कोई भी चीज़ मीनिंग की डेफिनेशन पे, कीपिंग इन व्यू दी सिचुएशन की जिसमें वो वर्ड यूज़ किया गया है, वो अप्लाई हो सकता है। और ये वो सारी डिफरेंट वेज हैं कि जिन वेज के अंदर एक वर्ड की जो मीनिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। जी, तो अब तक की जितनी हमारी डिस्कशन हुई मीनिंग के हवाले से, उससे एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई कि मीनिंग जो है वो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर, और इंतहाई कम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है। इट इज़ नॉट सिंपल एट ऑल। जैसे हम इसको समझते हैं कि भाई मतलब जो है वो डिक्शनरी से निकाल के देख लो, तो नहीं, खाली डिक्शनरी जो है इट इज़ नॉट इनफ टू टेल मीनिंग ऑफ द वर्ड, और ना ही डिक्शनरी जो है वो एग्जैक्टली आपको किसी एक सेंटेंस का मतलब बता सकती है, ठीक है। तो मीनिंग जो है उसके वाले से जितनी भी थेरीज हमने देखी, यूनिट नंबर 1 में अगर आप, इफ यू रिकॉल, तो वी हैव सीन द बाउ वाउ थ्योरी, वी हैव सीन द डिंग डोंग थ्योरी, वी हैव सीन द ला ला थ्योरी. All these theories they attempt to justify that how the meanings they came to be associated with words. However, all the theories what we established is that they are not enough. Even जो आई ए रिचर्ड्स की हमने लास्ट स्लाइड में डेफिनेशन देखना चाहिए मीनिंग की, तो उसने मीनिंग की 7 पॉसिबल एस्पेक्ट्स जो है वो हमें दिए हैं कि मीनिंग जो है वो इस, ये जो 7 पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो एक वर्ड का मीनिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मीनिंग के एस्पेक्ट्स की, कि कौन कौन से जो एस्पेक्ट्स हैं मीनिंग के वो हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है मीनिंग का वो है डेनोटेटिव, ठीक है। Denotative जो है it means the basic meaning of the word that can be obtained from dictionary that is common to all the native speakers of a language, ठीक है। कि एक लैंग्वेज के अंदर जितने भी लोग हैं, उन लोगों के जहन में जो एक लफ्ज़ का मीनिंग है वो डेनोटेटिव मीनिंग कहलाता है, ठीक है। सो ये वो वर्ड है, ये वो मीनिंग है जो कि डिक्शनरी में भी लिखा होता है, एग्जैक्ट मीनिंग जो है एक वर्ड का, ठीक है, उस मीनिंग को हम कहते हैं डेनोटेटिव मीनिंग। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है आउल, ठीक है, उल्लू कहते हैं ना उसको, ठीक है। अब उल्लू जो है अगर आप उसको उर्दू डिक्शनरी ओपन करें, ठीक है, तो जब आप उसका मीनिंग देखेंगे तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इट इज़ अ बर्ड ऑब्वियसली, ठीक है, दैट यू नो लाइक्स टू स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड इट इज़ अवेक एट नाइट, ठीक है। इसी तरीके से जो एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है आपके सामने, वो नीडल की एग्जांपल है, ठीक है। नीडल की अगर आप डिक्शनरी में डेफिनेशन देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज अ शार्प थिन मेटल टूल, ठीक है। ये नीडल की डेफिनेशन है जो कि डिक्शनरी के अंदर आपको मिलेगी। लेकिन कॉनोटेटिव एस्पेक्ट जो है वो किसी भी वर्ड का डिफरेंट होता है, ठीक है। जो कॉनोटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग है उससे मुराद क्या है, इट रेफर्स टू द फिगरेटिव यूज ऑफ मीनिंग इन ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी common between people or specific to an individual according to his personal experience with the assigned words. कॉनोटेटिव जो मीनिंग है वो या तो एक पूरे मतलब के ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनके बीच में मुश्तरक होता है, उन्होंने एक वर्ड के लिए कुछ
डिफरेंट मीनिंग्स डिक्शनरी से हट के एसोसिएट कर लिए होते हैं, या फिर एक जो वाहिद इंडिविजुअल है उसके ज़ाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आप किसी वर्ड को जो है वो डिफरेंट मीनिंग दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ऊपर हमने कोट की डेनोटेटिव में ना, आउल की यानी कि उल्लू की एग्जांपल, तो उल्लू जो है वो एक, अगर आप उसको डेनोटेटिव एस्पेक्ट में अगर आप खाली देखें ना, तो वो एक परिंदे का नाम है। लेकिन अब हमारे यहाँ जब हम किसी को कहते हैं ओए उल्लू इधर आओ, अब उसका क्या मतलब है? अब उसका मतलब जो है वो टोटली डिफरेंट मीनिंग है। इट इज़ नॉट रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर मीनिंग कि वो एक बर्ड है। हम वी आर नॉट कॉलिंग अ बर्ड हेयर, रादर हम किसी इंडिविजुअल को रिकॉल कर रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल को अपनी जाने बुला रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बाज़ वर्ड्स जो हैं उनकी पॉजिटिव कॉनोटेशन होती है, बाज़ वर्ड्स जो हैं उनकी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है। कॉनोटेशन को डिटेल में इंग्लिश 2 के अंदर एक पूरा यूनिट इस पे डेडिकेटेड है, और उसमें आपको कॉनोटेशन और डेनोटेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कशन वहाँ पे की गई है। ठीक है, तो कॉनोटेशन जो है वो हमारी पर्सनल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल अटैचमेंट जो है किसी वर्ड के साथ, बेसिकली वो होती है। अब जैसे आपने नीडल की एग्जांपल ऊपर ली ना, कि नीडल जो है, अगर आप उसका डेनोटेटिव मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग देखें, तो वो एक शार्प पॉइंटी टूल यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड या फिर किसी भी फील्ड के अंदर यूज होने वाला जो है वो टूल है। लेकिन यही नीडल का जो वर्ड है, इसके कॉनोटेटिव मीनिंग्स टोटली डिफरेंट है। ठीक है, कॉनोटेटिव सेंस में जब ये यूज होता है कि ही हैज अंडरगॉन द नीडल, तो अब यहाँ पे मुराद क्या है कि वो तकलीफ से गुजरा है। नीडल जब आपको चुभती है ना, पिंच करती है, तो इट हर्ट्स, उसे तकलीफ होती है आपको। ठीक है, तो नीडल जो है इसके साथ जो एसोसिएटिव मीनिंग है, जो इसके कॉनोटेटिव मीनिंग है, वो इसके साथ ब्लड का मीनिंग भी एसोसिएटेड है, इसके साथ पेन का मीनिंग भी एसोसिएटेड है, और इसके साथ ड्रग का यानी कि दवाइयों का मीनिंग भी एसोसिएटेड है। लेकिन ये मीनिंग्स आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। ये मीनिंग सिर्फ और सिर्फ आपको जो उसका सोशल यूज़ है वहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिस्टिंक्शन है एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग की, वो है कॉनोटेटिव डेनोटेटिव की, जो कि आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं रिलेटिव मीनिंग की। अच्छा, रिलेटिविटी से मुराद क्या है? रिलेटिविटी से मुराद ये है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो उस वर्ड को या उसके मीनिंग को अपने हिसाब में देखता है। ठीक है, तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि जो कि जिसके मीनिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक अ, अगर 6.5 फुट का इंडिविजुअल हो, ठीक है, उसके सामने आप जो है वो 5 फुट के इंडिविजुअल को खड़ा करें, तो वो कहेगा यार ये इसका का छोटा कद है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर कोई 4 फुट का या 4.5 फुट का इंडिविजुअल है, उसके सामने 5 फुट वाला खड़ा है, तो वो कहेगा यार क्या लंबा कद है। अब ये जो वर्ड हैं, टॉल, शॉर्ट, इजी, डिफिकल्ट, लाइट, हैवी, स्मॉल, लार्ज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिलेटिव हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो शख्स आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, इसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं ऑन दी अदर हैंड, दे ऑलवेज कंप्लेन दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अब ये टर्म्स जो हैं इजी डिफिकल्ट की, ये रिलेटिव हैं। इसी तरीके से एक इंडिविजुअल जो कि वेट लिफ्टर है, जो कि वज़न उठाता है, तो उसको आप जो है वो 80 kg का वज़न दे दें या 70 kg का या 50 kg का, तो वो उसको ईजिली उठा लेगा, उसके लिए वो चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, तो वो कहेगा कि ये तो लाइट है ना। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड वो शख्स के जिसको हार्ड वर्क की आदत नहीं है, अगर आप उसको 20 kg की चीज़ उठाने को कहेंगे, तो वो कंप्लेन करेगा कि इट इज़ वेरी हैवी। तो ये जो वर्ड्स हैं ये, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं, जो एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इसके मतलब वेरी करता है। अब इसमें पर्टिकुलरली जब आप किसी खातून के साथ गुफ्तगू कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मोहताज रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्यों? अच्छा, क्योंकि ख़वातीन जो है उनको एग्जेजरेशन की आदत होती है। मतलब कि मेरा अगर एक जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जी आपके बच्चे को बुखार है, ठीक है, अब आप वहाँ पे कॉलेज में बैठे हैं, वो बेचारी घर बैठी है, वो होगी परेशान कि भाई इसको
बुखार हो गया। अब उसने फ़ोन कर दिया कि इसको तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा क्या बताऊँ, जो है ना वो बुखार हो गया। अब मैं वहाँ पे बैठा परेशान हो गया। मैं घर आता हूँ, देखता हूँ तो उसको हल्का सा टेम्परेचर है ना। तो मैं अब उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि ये तुम कह रही हो उसको इतना ज़्यादा बुखार है, वो तो बिल्कुल हल्का सा बुखार है उसको, ठीक है। अब ये चीज़ें रिलेटिव होती हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ख़वातीन के साथ गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहें कि जब वो कोई बात कहे ना कि ये बहुत ज़्यादा है, तो उसको नॉर्मल समझें कि ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होगी तो फिर उसके साथ जो है वो रोना शोना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब वो रोना शोना शुरू करे तब समझें कि हाँ भैया अब जो है वो वाकई कुछ इशू है, ठीक है। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियसली। अच्छा, फर्दर जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो सोशल एस्पेक्ट और थीमेटिक एस्पेक्ट। सोशल टाइप ऑफ जो मीनिंग्स हैं, इनका ताल्लुक जो है वो सोशल ग्रुप्स के साथ होता है। ज़ाहिर है जो भी माशरा है उसके अंदर एक ख़ास किस्म के ग्रुप्स होते हैं। वो जो ख़ास किस्म के ग्रुप्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए ख़ास किस्म की वोकेबलरी होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो सोशल मीनिंग है दे कैन बी बेस्ड अपॉन द डायलेक्ट, दे कैन बी बेस्ड अपॉन द टाइम एंड प्रोविंस एज वेल, यानी कि जगह के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, और जो ज़ुबान का लहजा होता है उसके हिसाब से ये मीनिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर आप किसी अफ्रीकन अमेरिकन से बात करें ना, तो जो उनकी गुफ्तगू है उसमें मतलब के डबल नेगेटिव्स जो है ना उनका इस्तेमाल होता है। जैसे ये आपके सामने सेंटेंस लिखा है, आई एंट डन नथिंग। अब इस किस्म की कंस्ट्रक्शन जो है या इस किस्म का जो जुमला है, ये नॉर्मल जो इंग्लिश पीपल हैं या इवन के जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनमें भी जो एजुकेटेड कम्युनिटी है वो इस चीज़ को यूज़ नहीं करती, इस कंस्ट्रक्शन को। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अनएजुकेटेड हैं, वो लोग जो है वो इस कंस्ट्रक्शन को, यानी कि डबल नेगेटिव्स वाली जो कंस्ट्रक्शन है इसको वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा थीमेटिक मीनिंग्स आते हैं। थीमेटिक मीनिंग्स जो हैं, जो इससे मुराद है सीमेंटिक्स के अंदर, वो ये है कि अल्फाज को जोड़ा कैसे गया है। अल्फाज की जो एक ही जो बात है उसको ऑब्वियसली मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो किया जा सकता है। एक सेंटेंस जो है उसको मुख्तलिफ अंदाज में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है, यानी कि जिस अंदाज में आप वर्ड्स को अरेंज करके अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो थीमेटिक मीनिंग कहलाता है। जी, so far now we have discussed various aspects of meaning. We have discussed what is meant by connotative meaning, denotative meaning, we have discussed relative meanings, we have discussed thematic meanings, we have discussed the social meanings as well. Now let us discuss the difference between the speaker's meaning and the semantic meanings, ठीक है। speaker's meaning मतलब ये है कि वो शख्स जो कि अल्फाज अदा कर रहा है, जो वो उसके जहन में उन अल्फाज का जो मतलब है वो स्पीकर्स मीनिंग कहलाएगा, और सिमेंटिक मीनिंग वो होगा जो कि उन अल्फाज का एक्चुअल मतलब है, ठीक है। अब चूंकि हमने ऑलरेडी एस्पेक्ट वेरियस देख लिए हैं तो इस वजह से ज़ाहिर है जो एक ही सेंटेंस है, जब हम उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस इस वक्त आपके सामने है, कैन यू गिव मी एन एप्पल, ठीक है। कैन यू गिव मी एन एप्पल। तो अब ये जो सेंटेंस है लिटरली अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करें लफ्ज़ ब लफ्ज़, तो इसका मतलब ये बनता है कि क्या तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है। कैन हमें पता है ना मॉडल वर्ब है, और ये वो मॉडल वर्ब है जो कि एबिलिटी और डिसएबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली जो स्पीकर है उसके कहने का मतलब ये है कि क्या तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम मुझे ये एप्पल दे सकते हो, ठीक है। अब ये सिमेंटिक मीनिंग है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ मीनिंग है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इंटेंशन है स्पीकर की, यानी कि वो जो असल में बात करना चाहता है, असल में वो ये चाहता है कि वो शख्स उठकर उसके सामने जो सेबों की टोकरी पड़ी है वो उसमें से उठाकर एक एप्पल जो है वो आपको पकड़ा दे, ठीक है। अब यानी कि स्पीकर्स मीनिंग और सिमेंटिक मीनिंग्स जो होते हैं उनमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होता है। और स्पीकर मीनिंग को समझने के लिए, यानी कि स्पीकर जो है जो उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, उन अल्फाज को समझने के लिए जो लिसनर है उसको
जो सिमेंटिक मीनिंग्स हैं उससे आगे जाना पड़ता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे जाके चीज़ों को देखना पड़ता है। और ऑब्वियसली जब तक आपके पास लैंग्वेज के ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि कॉनोटेटिव मीनिंग, डेनोटेटिव मीनिंग, सोशल मीनिंग, थीमेटिक मीनिंग, इन सारी चीज़ों का जब तक आपको नहीं पता होगा, तो फिर आपके लिए जो है वो उन मीनिंग्स को समझना मुश्किल हो जाएगा। आए अब हम इस चीज़ को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेंटिक मीनिंग की। सिमेंटिक मीनिंग का मैंने आपको आइडिया दे दिया कि सिमेंटिक मीनिंग का मतलब क्या है, कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो बात की जा रही है उसका जो आप ये कह लें कि डेनोटेटिव मीनिंग जो है उसको सिमेंटिक मीनिंग कहेंगे। यहाँ पे सिमेंटिक मीनिंग को समझने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर वन पे वो कॉन्टेक्स्ट, कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। अक्सर लोग हमारे पास वर्ड्स लेकर आ जाते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। अब आइसोलेटेडली उस वर्ड का मतलब कुछ और होता है, जब आप उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मीनिंग को डिसाइफर करने के लिए हम हमारे पास कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद जो जुमले के अंदर जितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उन वर्ड्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, और फिर उनको कौन से मॉर्फोलॉजिकल और कौन से सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर के तहत यूज़ किया गया है, ये नॉलेज भी हमारे पास होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक अब आपके सामने एक मिसाल लिखी है, सेंटेंस नंबर वन, इसको टाइटल दिया गया है। अब आगे जब भी इस जुमले का हवाला आएगा तो हम इसको वन के तौर पे रेफर करेंगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर वन, सेंटेंस नंबर वन क्या है, माई डॉग चेज द कैट अंडर द हाउस। अब इस जुमले को अपने जहन में बिठा लेना है, माई डॉग चेज द कैट अंडर द हाउस, ठीक है। अब आप देखें तो इसके अंदर प्रोनाउन है माई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डॉग जो है इट इज़ ओन्ड बाय द स्पीकर, के वो शख्स जो के बात कर रहा है, एक तो ये रेफरेंस उसकी जानिब है, दूसरा ये कि डॉग जो है ही इज़ ओन्ड बाय दिस इंडिविजुअल हु इज़ स्पीकिंग। अच्छा, अब इसके अलावा जो सिमेंटिक मीनिंग्स हैं इंडिविजुअल वर्ड्स के, ठीक है, जिसमें डॉग भी शामिल है, जिसमें चेज भी शामिल है, जिसमें कैट भी शामिल है, मेन वर्ड्स तो यही है ना, ठीक है। तो इन इंडिविजुअल वर्ड्स का नॉलेज होना, यानी कि जो इंग्लिश लेक्सिकॉन है, या जो इंग्लिश के मॉर्फीम्स हैं, या जो इंग्लिश की वर्ड उसका स्टोर हाउस है वर्ड, ठीक है, उसका नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी है। और इसके अलावा कि उसको मॉर्फोलॉजिकली और सिंटैक्टिकली जोड़ा कैसे गया। फॉर एग्जांपल यही सेंटेंस, यही वर्ड्स जो हैं, अगर एक और अंदाज में लिखे जाएं, अ कैट अंडर द हाउस चेज्ड माय डॉग, अब ये टोटली चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो सिंटेक्स की जो अरेंजमेंट है वो मीनिंग के ऊपर डायरेक्टली जो है वो असरअंदाज होती है, ठीक है। अब स्पीकर्स मीनिंग जो है वो क्या होता है, इसी सेंटेंस के हम एक और जो है वो के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख के देखते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है, और मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ यार मेरी बिल्ली खो गई है, ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई कैट। और आप मुझे आगे से ये रिप्लाई करते हैं, वही सेंटेंस नंबर वन, कि माई डॉग चेज द कैट अंडर माई हाउस, ठीक है। अब ये अंडर माई हाउस जो है, इस चीज़ को समझें कि अंग्रेज़ों के घर जो होते हैं ना, वो थोड़े से लिफ्टेड होते हैं, ठीक है, कि वो ज़मीन से ऊपर उठे होते हैं, नीचे से जगह खाली होती है। उसके वेरियस रीजंस हैं, क्योंकि उनका फ्लोर वगैरह लकड़ी का होता है, तो दीमक से बचाने के लिए वो उसको रेज्ड रखते हैं, थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं। अब अगर मेरी बिल्ली खो गई है और मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपके सामने अपना मसला बयान करता हूँ, और आप सेंटेंस नंबर वन कहते हैं कि माई डॉग चेज्ड अ कैट अंडर माई हाउस, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर इन अल्फाज की अदायगी का मतलब ये होगा कि तुम्हारी बिल्ली हो सकता है कि मेरे घर के नीचे छुपी हुई हो, ठीक है। तो अब आप देखें कि जो उसका आइसोलेटेड मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट है, और जब स्पीकर्स मीनिंग की बात आ गई, जब हमने कॉन्टेक्स्ट उसके साथ थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो उसका उसी जुमले का मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो गया। अब ये मीनिंग समझने के लिए हमें सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी करना पड़ेंगी। हमें इस चीज़ को भी हम मतलब कि पूरी पिक्चर जो है ना, इसको मिला के देखना पड़ेगा। कि आपका दोस्त आता है, वो आपसे बताता है कि उसकी बिल्ली खो गई है, फिर आप उसको सेंटेंस बताते हैं कि आपका डॉग है, उसने कैट
को चेज किया है एंड शी हैज मतलब के गॉन अंडर द हाउस। तो अब ये सारी सजेशन जो है वो ज़ाहिर है कैट का जिक्र कर रहा है, तो आपने ऑलरेडी यकीनन उसकी की कैट देखी भी होगी। ज़ाहिर है आप उसके दोस्त हैं ना, आप एक दूसरे के आस-पास रहते हैं, आपकी मुलाकात होती है, तो आपने यकीनन उसकी कैट देखी भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये वही बिल्ली है जो कि तुम्हारी है और उसको चेज़ किया है मेरे डॉग ने अंडर दी हाउस। अब सिमेंटिक्स के दो बेसिकली हम इसको ब्रांचेस के अंदर तकसीम करते हैं, ठीक है। एक ब्रांच कहलाती है लेक्सिकल सिमेंटिक्स, और लेक्सिकल सिमेंटिक्स जो है इट इज़ कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स और इंडिविजुअल मॉर्फीम्स, ठीक है। जो दूसरी ब्रांच है वो कहलाती है कंपोजिशनल semantics, and compositional semantics is concerned with the meaning of larger structures such as phrases and sentences. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशनल सिमेंटिक्स की। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसीज ऑफ लैंग्वेज हैं, ज़ाहिर है जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं ना, तो सेंटेंस जो है वो पीस ऑफ लैंग्वेज है, तो वो इनफाइनाइट है, यानी कि आप अल्फाज को अनकाउंटेबल अंदाज में इकट्ठा करके जोड़ के तो उनसे मीनिंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन कि ये जो लैंग्वेज है ये किस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लैंग्वेज को जो है वो मीनिंगफुल बनाती है, और हम लोग जो कि लैंग्वेज के यूज़र्स हैं, जो कि हम लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, हाउ इज़ इट दैट वी आर एबल टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ द न्यू एक्सप्रेशंस एंड द न्यू वर्ड्स एवरी डे, ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सिमेंटिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनैलिटी जो है उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनैलिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनैलिटी सिंपली ये है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो उसका सेंटेंस लेवल का स्ट्रक्चर होता है या फिर फ्रेज लेवल का जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसके मीनिंग जो हैं दो तरीके से डिटरमिन होते हैं, दो फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। एक है इंडिविजुअल वर्ड्स और दूसरी चीज़ है अरेंजमेंट। यानी कि वर्ड्स के जो इंडिविजुअल मीनिंग्स हैं वो भी आपको आने चाहिए, और नंबर टू पे उन वर्ड्स का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जब हम इनको पुट टुगेदर करते हैं, जब इनको इकट्ठा करते हैं, तो तब हम जो है वो किसी भी जो कंस्ट्रक्शन है, जो तो कोई भी पीस ऑफ लैंग्वेज है हम उसका मतलब समझ पाते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर वन की अगेन मैं वापस जाऊंगा एग्जाम्पल पे, तो आपने देखा कि वही वर्ड्स थे, उन वर्ड्स को हमने दो तरीके से अरेंज किया। नंबर वन पे था कि माई डॉग चेज्ड अ कैट अंडर द हाउस, और नंबर टू पे अ कैट चेज माई डॉग अंडर द हाउस, ठीक है। अब तकरीबन वर्ड्स वही हैं, कोई एक आध वर्ड का अगर इसमें चेंज हो भी सही तो, लेकिन ये है कि आप देखें कि मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो जाता है, और ये मीनिंग अल्फाज वही हैं। तो सीक्वेंस जो है वर्ड्स का वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है मीनिंग्स को डिटरमिन करने में। तो अगेन के मीनिंग्स जो हैं they are determined by the meanings of the individual words as well as the morphological and the syntactic structure of the sentence. तो लेक्सिकल सिमेंटिक्स जो है इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स, और इसके अंदर थीमेटिक रोल्स जो हैं, थीमेटिक रोल्स एक हमें बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम जो वर्ब्स हैं और जो नाउन्स हैं उनके रिलेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, उसको समझ सकें। जी, तो सिमेंटिक्स जो है इसकी दो ब्रांचेस थी ज़रा, एक लेक्सिकल सिमेंटिक्स थी और एक जो है वो कंपोजिशनल सिमेंटिक्स थी। अब जो तीन बेसिक एरियाज हैं सिमेंटिक्स के, जिसमें लेक्सिकल सिमेंटिक्स, फ्रेजल या फिर सेंटेंशियल सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेक्सिकल सिमेंटिक्स को डिटेल में देखेंगे। तो लेक्सिकल सिमेंटिक्स के अंदर हम सिमेंटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं किसी वर्ड की, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिमेंटिक प्रॉपर्टी है ह्यूमन, ठीक है। अब ह्यूमन की सिमेंटिक प्रॉपर्टी जो है इट इज़ फाउंड इन मैनी वर्ड्स सच एज पेरेंट्स, डॉक्टर्स, बेबी, प्रोफेसर,
मैकेनिक, कारपेंटर, अंकल, आंट, मतलब कि जितने भी वर्ड्स हैं जो कि ह्यूमंस को और ह्यूमन प्रोफेशंस को और ह्यूमन रिलेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, उन सारे के सारे वर्ड्स के अंदर जो ह्यूमन इटसेल्फ है वो मौजूद होता है, क्योंकि वो सब के सब इंसान है ना। जो इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं सिमेंटिक प्रॉपर्टीज ह्यूमन से रिलेटेड, वो एनिमेट है, यानी कि वो सब अलाइव होते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, काउंटेबल हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं। तो ये सारी एक वर्ड के साथ उसके मीनिंग्स के ये हिस्से होते हैं, ठीक है। तो लेक्सिकल रिलेशंस जो हैं, इनको लेक्सिकल रिलेशंस कहते हैं, कि यानी कि अल्फाज का जो आपस में रिलेशन है, जो मीनिंग्स का आपस में रिलेशन है वो क्या है, ठीक है। अल्फाज का उनके मीनिंग्स के साथ किस नेचर का रिलेशन है। तो ये जो लेक्सिकल रिलेशंस हैं ये मल्टीपल टाइप्स के हैं। इसमें सिनोनिम्स शामिल हैं, इसमें एंटोनिम्स शामिल हैं, हाइपोनिम्स शामिल हैं, प्रोटोटाइप्स हैं, होमोफोन्स और होमोनिम्स हैं, पोलिसीमी है, मेटोनिमी है, और इसके अलावा कोलोकेशंस है। तो लेक्सिकल रिलेशंस में सबसे पहले हम देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जो हैं, आप ऑलरेडी आपको पता है कि टू और मोर वर्ड्स विद वेरी क्लोजली रिलेटेड मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स, यानी कि वो अल्फाज के जिनके आपस में क्लोजली कनेक्टेड मीनिंग्स या फिर एक दूसरे से मिलते जुलते मीनिंग्स होते हैं, उन अल्फाज को हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। सिनोनिम्स जो है ये ऑफ्टन यानी कि अक्सर औकात जुमलों के अंदर जो है ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, यानी कि एक वर्ड को रिमूव करके उसकी जगह पे उसका जो सिनोनिम है वो जुमले के अंदर यूज़ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट वाज हिज आंसर एंड व्हाट वाज हिज रिप्लाई। तो जब हम ये बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है इसका एक ही मीनिंग बनता है कि व्हाट वाज हिज आंसर या फिर व्हाट वाज हिज रिप्लाई, एक ही मीनिंग है ऑलमोस्ट। इसमें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है, और ना ही यहाँ पे हमें कोई जो है वो ऑडनेस का एलिमेंट फील हो रहा है कि ये वर्ड तो नहीं होना चाहिए, ये वर्ड यहाँ पे ऑड दिखाई दे रहा है। लेकिन अ, इसी चीज़ को अगर हम एक और मतलब के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो आंसर और रिप्लाई का वर्ड है जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो यहाँ पे हमें ऑड दिखाई दे रहा है, यानी कि वो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, कि इस वर्ड को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो सेमनेस का मतलब जो है, यानी कि सिनोनिम्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट होते हैं। बाज़ सिचुएशंस में बाज़ वर्ड जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, और बाज़ सिचुएशंस में बाज़ वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं लगते। फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल लिखी है, पढ़ लें अब यहाँ पे, कि यहाँ पे रिप्लाई का वर्ड जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। सैंडी हैड ओनली वन करेक्ट आंसर ऑन द टेस्ट, ये जुमला हमें ठीक लग रहा है, लेकिन सैंडी हैड ओनली वन करेक्ट रिप्लाई ऑन द टेस्ट, अब ये जो है रिप्लाई का यूज़ यहाँ पे हमें इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, ये हमें ऑड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्डनेस के अलावा एक और चेंज जो कि इफ़ेक्ट करती है सिनोनिम के यूज़ को, वो फॉर्मेलिटी का लेवल है, ठीक है। इंग्लिश 2 में फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पता है डिटेल में, ठीक है। तो फादर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी है कि माय फादर परचेज्ड अ लार्ज ऑटोमोबाइल, ठीक है, एंड माय डैड बॉट अ बिग कार। तो अब ऑटोमेटिकली आप देखें तो फर्स्ट सेंटेंस जो है इट लुक्स मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि उसकी टोन जो है वो सीरियस नेचर की है, फादर का वर्ड यूज़ किया गया है, परचेज अ लार्ज ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल जो है वो फॉर्मल वोकेबलरी का वर्ड है। ऑन दी अदर हैंड माय डैड, डैड का जो वर्ड है ये क्लोजनेस को और इनफॉर्मेलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, बॉट अ बिग कार, अगेन बिग कार जो है वो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, हमने कार को स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इट लुक्स कि ये एक आम जो है ना कोलोकियल किस्म की वोकेबलरी है, ठीक है। सो सिनोनिमस वर्ड जो हैं वो आपके यहाँ फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस वहाँ पे भी यूज़ हो सकते हैं। इनफॉर्मल के लिए आप जो है वो
दूसरी वोकेबलरी यूज़ करते हैं फॉर्मल के लिए, आप दूसरी वोकेबलरी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो एप्रोप्रिएटनेस है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो एप्रोप्रिएट होगा, उस हिसाब से भी सिनोनिम्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जी, एंटोनिम्स जो है ये नेक्स्ट टाइप के लेक्सिकल रिलेशंस हैं। तो एंटोनिम्स का आपको ऑलरेडी पता है दैट द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, के वो अल्फाज जिनके अपोजिट मीनिंग्स होते हैं उनको हम एंटोनिम्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन एग्जांपल्स जो हैं अलाइव है, डेड है, बिग है, स्मॉल है, फैट है, स्लिम है, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये एंटोनिम है। एंटोनिम को हम टू कैटेगरीज के अंदर तकसीम करते हैं, ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल जो होते हैं दे आर अपोजिट्स अलोंग अ स्केल, एंड नॉन ग्रेडेबल ये डायरेक्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेडेबल एंटोनिम्स जो होते हैं इनको हम कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम बिगर देन यू, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि यू आर स्मॉलर देन मी, ठीक है। अगर यहाँ पे होता आई एम द बिगेस्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर द स्मॉलेस्ट, जो अपोजिट होता है, ठीक है। बिगेस्ट का जो एंटोनिम बनेगा स्मॉलेस्ट बनेगा। बिग का एंटोनिम स्मॉल है, बिगर का एंटोनिम स्मॉलर होगा, बिगेस्ट का एंटोनिम स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल है, अ पोनी इज स्मॉलर देन अ हॉर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बिगर भी हो सकता था, अगर हॉर्स शुरू में आ जाता, पोनी बाद में आता, तो यहाँ पे बिगर हो सकता था, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स हैं कि जिनका स्केल होता है, जिनको हम मैयर करते हैं डिग्री के हिसाब से कि वो जो मतलब कि डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, ग्रेडेबल एंटोनिम्स जो है जो है जब इसमें हम पेयर जो है इसमें एंटोनिम्स की, जब हम उसमें से एक को नेगेटिव में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई कार इज़ंट ओल्ड, कि मेरी गाड़ी पुरानी नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि जब आप इसको ऑपोजिट में कन्वर्ट करें कि, तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि मेरी गाड़ी नई है, ठीक है। अब इज़ंट ओल्ड का मतलब ये है कि ये लेस यूज्ड है, ये भी हो सकता है इसका मतलब। तो यानी कि ये जो ग्रेडेबल एंटोनिम्स हैं इसमें हम जो है वो एग्जैक्ट अपोजिट जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक वर्ड नेगेटिव में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जैक्टली जो उसका एंटोनिम है उसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी कि आप जब आपने ये लिखा माई कार इज़ंट ओल्ड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कार जो है वो न्यू है, यानी कि ब्रांड न्यू है, आप अभी उसको लेकर आए हैं। वो हो सकता है लेस यूज्ड हो, या वो हो सकता है वो अच्छी कंडीशन में हो, तो आप उसको कह रहे हैं कि माई कार इज़ंट ओल्ड, ठीक है। दूसरी टाइप जो है वो होती है नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स, और नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स जो हैं इसमें हम कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे हमने कंपेयर किया ऊपर दो चीज़ों को ना, कि आई एम बिगर देन यू, ठीक है। तो इसमें इस टाइप की कंपैरिजंस जो हैं वो नहीं होते, और अगर इसमें नेगेटिव यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक वर्ड, तो इसका मतलब जो है वो एग्जैक्टली जो इसका एंटोनिम बनता है वही होता है। फॉर एग्जांपल जब आप ये जुमला कहेंगे कि माय ग्रैंड पेरेंट्स आरंट अलाइव, कि मेरे दादा दादी हैं वो वो जिंदा नहीं है। अब आरंट अलाइव जो है इसका मतलब बनता है डेड है, कि वो मर चुके हैं, ठीक है। तो जब आप ये सेंटेंस लिखेंगे कि माई ग्रैंड पेरेंट्स आर डेड, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब आप ये कहते हैं कि माई कार इज़ंट ओल्ड, तो उसको आप ये नहीं लिख सकते कि माई कार इज़ न्यू, ठीक है। क्योंकि उसके मीनिंग जो है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें कंपैरिजन है, उसमें आपने ग्रेडिंग करनी है कि ये जो न्यूनेस है ये न्यूनेस की कौन सी स्टेज है, ठीक है। तो ये दो मेजर डिवीजंस हैं, ग्रेडेबल एंटोनिम्स एंड नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स। जो नेक्स्ट टाइप है लेक्सिकल रिलेशंस की वो है हाइपोनिम्स। अब हाइपोनिमी क्या है? हाइपोनिम्स जो होते हैं ये बेसिकली अम्ब्रेला टर्म्स कहलाती हैं, ठीक है।
When the meaning of one form is included in the meaning of another, the relationship is described as hyponym. यानी कि एक लफ्ज़ का मतलब जब दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़ा होता है, उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, तो इस रिलेशनशिप को हम हाइपोनिम्स कहते हैं। अब हाइपोनिम्स मैंने ऑलरेडी बताया कि ये क्या होती हैं, अम्ब्रेला टर्म्स होती हैं। ठीक है, अम्ब्रेला टर्म कैसे, फॉर एग्जांपल एनिमल की टर्म है ना, इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। अब अगर हम इसके बाद वर्ड लिखते हैं डॉग, तो डॉग के मीनिंग का एक हिस्सा जो है वो एनिमल है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है, यानी कि एनिमल जो है ये जनरल टर्म है, डॉग जो है ये एक स्पेसिफिक एक ख़ास किस्म का एनिमल है। अब डॉग्स जो हैं, आगे से डॉग्स की टाइप्स आ जाती हैं, जर्मन शेफर्ड है, पूडल है। ठीक है, तो पूडल अगर हम लिखते हैं तो पूडल के अंदर इट सेल्फ एनिमल भी शामिल है और उसके अंदर डॉग भी शामिल है। ठीक है, ऐसे ही वेजिटेबल्स है, तो वेजिटेबल्स जनरल टर्म है, उसके अंदर कैरेट आ जाएगी तो ये स्पेसिफिक वेजिटेबल है, कलीफ्लावर लिखेंगे तो वो स्पेसिफिक वेजिटेबल है, लेडी फिंगर लिखेंगे तो वो एक स्पेसिफिक वेजिटेबल है। इसी तरीके से फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर जो है इट इज़ अ जनरल टर्म। रोज़ हो गया, ट्यूलिप हो गया, ये सारे स्पेसिफिक फ्लावर के नेम्स हैं। इसी तरीके से ट्रीज़ हैं, तो इसमें बिनियान ट्री जो है वो ख़ास किस्म का दरख्त है, और बाकी जितने भी सीडर ट्री हो गया, जितने भी ट्रीज़ हैं वो सारे के सारे इसकी स्पेसिफिक टर्म्स हैं। तो स्पेसिफिक टर्म्स के अंदर जनरल टर्म का जो मीनिंग है वो ऑलरेडी मौजूद होता है, और इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोनिम्स। ठीक है, तो हाइपोनिम्स के अंदर इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट होता है कि यानी कि एक वर्ड जो है उसके अंदर दूसरे वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे कि मैंने आपको वो बताया कि जब आप रोज़ लिखेंगे तो रोज़ के अंदर फ्लावर जो है उसका मीनिंग ऑलरेडी नेसेसरीली वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि रोज़ जो है वो एक फूल तो है ही सही ना, अब वो आगे फूल का एक स्पेसिफिक नेम है, एक अलग से उसका नेम आ गया। ठीक है, तो यानी कि फ्लावर के मीनिंग जो है वो रोज़ के मीनिंग के अंदर इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब ये कि रोज़ जो है इट इज़ द हाइपोनेम ऑफ वर्ड फ्लावर। अच्छा, हाइपोनेम्स का जो आपस में कनेक्शन होता है ये हायरार्किकल नेचर का होता है, ये हायरार्की होती है, और इसको बिल्कुल ऐसी कि जिस तरीके से हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर ट्री डायग्राम जो है बनाई थी, इस तरीके से इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि जनरल टर्म जो है वो ऊपर आ जाएगी, और जहाँ पे हमने सिंटैक्टिकल एनालिसिस के अंदर जब हमने ट्री डायग्राम बनाई थी, तो सेंटेंस जहाँ पे एस लिखा होता था वहाँ पे उसकी हाइपोनेम जनरल टर्म आ जाएगी, बाकी उसकी सब कैटेगरीज जो हैं उसको हम नीचे ट्री डायग्राम की फॉर्म में बनाते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्सिकल रिलेशंस है हमारे पास वो हैं प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स जो है इट हेल्प्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सर्टेन वर्ड्स लाइक बर्ड नॉट इन द टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट फीचर्स, यानी कि एक परिंदा जो होता है उसके पर होते हैं, उसकी बीक होती है, बट इन द टर्म्स ऑफ रिजेम्बलेंस टू द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल। यानी कि प्रोटोटाइप रिलेशन जो होता है वो एक वर्ड का, उसका जो आइडिया, जो इमेज हमारे जेन में है, ठीक है, उस इमेज के साथ उसका क्लोजेस्ट जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। मिसाल के तौर पे वर्ड जो हैं डव, डक, फ्लामिंगो, पैरट, लीशियन, रॉबिन, अब ये सारे वर्ड जो हैं ये जो सुपर ऑर्डिनेट वर्ड है बर्ड, ये उसके को हाइपोनिम्स हैं, यानी कि ये सब जो है ये उसकी अम्ब्रेला टर्म के अंदर आते हैं। लेकिन जब कभी भी जब हम गुफ्तगू में कर रहे होते हैं तो हम जब एक दूसरे से कहते हैं, अब ये चीज़ आपने भी अपने इमेज के अंदर, अपने माइंड के अंदर प्रैक्टिस करनी है कि आई सॉ अ बर्ड, कि मैंने वहाँ पर एक परिंदा देखा। तो जब हम परिंदे का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में जो इमेज आता है वो इमेज जो है वो किसी चिड़िया या फिर कोयल जो है या फिर फाख्ता जो है वो उसका इमेज हमारे जहन में आता है। ठीक है, हमारे जहन में मतलब कि डक का इमेज नहीं आएगा हमारे जहन में, पेंगुइन का इमेज नहीं आएगा हमारे जहन में, हैंस का इमेज नहीं आएगा। ठीक है, हमारे जहन में जो है वो ऑस्ट्रिच का इमेज नहीं आएगा। हालांकि टेक्निकली ये सब
जो एनिमल्स हैं ये भी बर्ड्स की कैटेगरी के अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो एक वर्ड का जब हम नाम लेते हैं तो उससे जो ओरिजिनल इमेज हमारे जहन में उभर कर आता है उस इमेज को हम कहते हैं प्रोटोटाइप। जैसे कि बर्ड का जब हम जिक्र करेंगे तो जो ओरिजिनल इमेज हमारे जहन में आएगा इट शुड बी लाइक अ डव और अ रॉबिन ना, ठीक है। तो वो इसके नज़दीक नज़दीक इमेज आएगा। डक्स जो हैं वो इस इमेज में शामिल नहीं होंगी यकीनन। तो इवन जो कि नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के उनके लिए भी ये चीज़ वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आया ऑस्ट्रिच जो है वाकई एक बर्ड है, पेंगुइन जो है वो भी एक बर्ड है भी या कि बर्ड नहीं है, ठीक है। हालांकि टेक्निकली वो बर्ड्स की अम्ब्रेला टर्म के अंदर आते हैं और उसके को हाइपोनिम्स में शामिल हैं। लेकिन वो स्पैरो देखेंगे, पिजन देखेंगे, रॉबिन देखेंगे तो उसमें उनको इस चीज़ का फैसला लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि ये बर्ड्स हैं, क्योंकि बर्ड्स का प्रोटोटाइप इमेज जो हमारे जहन में है वो इन्हीं बर्ड्स से ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है लेक्सिकल रिलेशंस की वो है होमोफोन्स एंड होमोनिम्स, ठीक है। अब होमोफोन्स जो हैं, फोन साउंड और होमो सेम, ठीक है। यानी कि वो वर्ड्स कि जिनकी सेम साउंड है लेकिन उनका जो रिटन स्टाइल है या जो उनकी स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे बेयर, बी ए आर ई बेयर और बी ई ए आर बेयर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। एम ई ए टी मीट और एम डबल ई टी मीट, they have same pronunciation but they are different spelling, so that is why these relations they are called the homophones। flower, फ्लावर, ठीक है। हम इसको अपनी अपन देसी इंग्लिश में फ्लोर पढ़ते हैं लेकिन ये बेसिकली फ्लावर इसको पढ़ा जाता है। और फूल जो है तो वो तो वैसे ही फ्लावर है। पेल है और पेल है, राइट है और राइट है, स्यू है, सो है, टू और टू, ठीक है। तो सेम प्रोनाउंसिएशन बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स, ठीक है। तो दीज रिलेशंस दे आर कॉल्ड दी होमोफोन्स। अब होमोनिम्स निम्स, तो ये वो वर्ड्स हैं होमोनिम्स कि जिनका सेम प्रोनाउंसिएशन और सेम स्पेलिंग्स होते हैं, ठीक है। दे हैव द सेम स्पेलिंग्स, they have the same pronunciation but the meaning of these words is totally different। for example, बैंक जो दरिया का पुश्ता होता है, दरिया का किनारा होता है, उसे भी बैंक कहा जाता है। और ऑन दी अदर हैंड बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें हम अपने पैसे जमा कराते हैं, ठीक है। बैट है तो बैट एक फ्लाइंग क्रिएचर यानी कि बर्ड का नाम है। ऑन दी अदर हैंड बैट जो है क्रिकेट में यूज़ होता है जिसे हम खेलते हैं। मोल जो है, मोल ये आपकी जेल के ऊपर जो धब्बा होता है उसको मोल कहा जाता है। और अगेन एक छोटा सा एनिमल है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मोल, ठीक है। इसी तरह प्यूपिल है तो प्यूपिल जो है वो स्कूल के अंदर शागिर्द को भी कहा जाता है। और प्यूपिल जो है वो आई के जो पर्दे होते हैं उनको भी कहा जाता है। इसी तरीके से रेस है, आर ए सी, रेस, तो रेस जो है वो दौड़ के मुकाबले को भी रेस कहा जाता है। और ऑन दी अदर हैंड जो नस्ल होती है किसी की उसको भी रेस कहा जाता है, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स हैं कि जो कि इनके मीनिंग्स अब हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि ये वाला मतलब कि बैंक जो है इसका क्या मतलब है और इस वाले बैंक का क्या मतलब है। तो मीनिंग इनके कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए डिटरमिन होते हैं कि हमें कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के पता चल जाता है। तो अगेन जब हमने सिमेंटिक्स के ऊपर जब हमने इस लेक्चर का आगाज़ किया तो उसमें हमने अपनी गुफ्तगू में बताया था कि सिमेंटिक्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। तो इस टाइप की कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम जो है कॉन्टेक्स्ट की हेल्प लेते हैं और वो हमें प्रॉपर डायरेक्शंस देता है कि ये जो वर्ड है इसको किस सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया है। जी, तो नेक्स्ट जो लेक्सिकल रिलेशंस हैं वो है पोलिसिमी। पोलिसिमी जो है जब कभी भी हमें एक ऐसे वर्ड से इनकाउंटर होता है या एक ऐसे वर्ड से सामना होता है कि जो कि एक वर्ड है लेकिन उसके
रिलेटेड मीनिंग्स जो हैं वो ढेर सारे हैं, ठीक है। तो उसको हम पोलीसिमी कहते हैं। पोलीसिमी कैन बी डिफाइंड एज द वन फॉर्म हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स दैट आर ऑल रिलेटेड बाय एक्सटेंशन, कि एक वर्ड है उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, वो मीनिंग्स आपस में रिलेटेड हैं, अनलाइक होमोनिम्स, जिसमें होमोनिम्स में एक वर्ड के टू या उससे ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं लेकिन वो अनरिलेटेड मीनिंग्स होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पोलीसिमी जो है उसके अंदर वर्ड जो है उसके मीनिंग्स आपस में रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल है वर्ड की हेड की। अब हेड जो है वो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि इंसान का सर जो है, सर की लोकेशन क्या है, बॉडी के टॉप के ऊपर आपका सर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हेड का वर्ड है वो किसी इदारे के सरबराह को, चूंकि वो सबसे ऊपर होता है तो उसको डिनोट करने के लिए भी यूज़ होता है। हेड का वर्ड किसी बॉटल जो है उसके ढक्कन को डिनोट करने के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा बेताशा चीज़ें हैं दैट आर रेफर टू एज हेड, के वो लोग जो कि इंचार्ज होते हैं, वो लोग जो कि टॉप की पोजीशन पे बैठे होते हैं किसी भी इदारे में, ठीक है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, हेड ऑफ द कंट्री। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं हेड, अब मीनिंग इससे रिलेटेड है क्योंकि सिमिलैरिटी है, टॉप पे होना, ऊपर होना। इसके अलावा फुट की एग्जांपल है, फुट जो है वो चीज़ जो कि नीचे होती है, जो कि बुनियाद होती है, ठीक है। तो इट कुड बी फुट ऑफ अ पर्सन, इट कुड बी फुट ऑफ अ बेड, इट कुड बी फुट ऑफ अ माउंटेन। इसी तरीके से रन का वर्ड है, तो रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है। द पीपल दे रन। वाटर के लिए भी हम रन का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं कि द लेट द वाटर रन आउट ऑफ द टैप, ठीक है। इसके अलावा कलर्स के लिए कि जो कि पेंटिंग पे होते हैं, जो कि मूव करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए भी रनिंग का एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। पोलिसिमी और होमोनिम्स हैं, इनका डिफरेंस आपस में ये है कि जो होमोनिम्स हैं उनके लिए डिक्शनरी के अंदर अलग से एंट्रीज हैं, मतलब कि एक बैंक लिखा होगा उसका मतलब ये है, दूसरा बैंक लिखा होगा उसका मतलब ये है। ऑन दी अदर हैंड पॉलिसी में जो है उसकी एक ही एंट्री होगी और उस एक जो एंट्री है उसमें नंबर्ड लिस्ट दी गई होगी उसके वेरियस मीनिंग्स की, ठीक है। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं मेटोनिमी। मेटोनिमी जो है इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन अ पार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द होल, ठीक है, कि एक हिस्सा जो है जब हम एक जो पूरी चीज़ है उसके एक हिस्से का नाम लेते हैं टू रिप्रेजेंट दी होल थिंग, तो इसको मेटोनिमी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बॉटल का वर्ड हम अक्सर यूज़ करते हैं ना, कि यार मैंने एक बोतल पी है। बोतल अब क्या है, बोतल तो वो शीशे का वो जो कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है वो बोतल है, लेकिन हम तो बोतल तो नहीं पीते, हम तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो पीते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हमने हमने बोतल पी, तो हम बेसिकली मेटोनिमी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारा मतलब क्या होता है कि उस बोतल के अंदर जो लिक्विड था उसको पिया। इसी तरीके से कि आई हैव परचेज न्यू व्हील्स, व्हील्स क्या है, व्हील्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द व्हीकल, ठीक है। इसी तरीके से कि यार अक्सर सुना होगा आपने यार कि छत अपनी होनी चाहिए। अब छत से मुराद ये नहीं है कि वो जो रूफ है, लेंटर आपके सर के ऊपर हो और आप उसको उठा के चलते फिरते रहें जहाँ चाहें आप सांस लेके जाए। छत से मुराद क्या है, छत से मुराद है घर, हाउस, ठीक है। इसी तरीके से जो एक और कॉमन एग्जांपल है वो ये है कि किसी भी मुल्क को डिनोट करने के लिए उस मुल्क के कैपिटल का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद इज़ अप्रोचिंग आईएमएफ, ठीक है। अब पाकिस्तान अप्रोच कर रहा है, इस्लामाबाद खुद नहीं जा रहा, लेकिन यह है कि वो इस्लामाबाद इज़ यूज टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हमारी फेमिलियरिटी के हमारा जानना जो है, चीज़ों से वाकफियत होना ज़रूरी है मेटोनिमी को समझने के लिए, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिमेंटिक मीनिंग पे या लेक्सिकल मीनिंग पे चले जाएं कि ही ड्रैंक द होल बॉटल, कि उसने पूरी बोतल पी ली, तो अब ये तो बड़ा absurd किस्म का मीनिंग बनता है कि बोतल जो है वो तो लिक्विड नहीं होती, वो तो गिलास की बनी होती है, तो उसने बोतल पी कैसे ली, ठीक है। तो अगर हमें नहीं पता होगा कि उसने बोतल के अंदर का लिक्विड पिया है तो हम फिर इस मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे और हमारे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल्स जो हैं दे आर यूज टू रिप्रेजेंट द कंट्री, जैसे वी आल्सो एक्सेप्ट द वाइट हाउस हैज़ अनाउंस्ड, कि वाइट हाउस ने अनाउंस किया। वाइट हाउस से मुराद ये नहीं है कि वाइट हाउस ने बोलना शुरू कर दिया, बल्कि
जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के, जो कि वाइट हाउस में बैठे हैं, उन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, ऐसे डाउनिंग स्ट्रीट है, तो डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये वो जगह है जहाँ पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की रिहाइश है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये कहेंगे कि द डाउनिंग स्ट्रीट प्रोटेस्टेड, तो इसका मतलब ये है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड हैज़ प्रोटेस्टेड। ठीक है। अच्छा, लेक्सिकल रिलेशंस में थीमेटिक रोल्स जो हैं ये काफ़ी अहमियत रखते हैं। ऊपर भी टर्म आई थी, ठीक है, थीमेटिक रोल्स। तो मैंने आपको बताया था कि द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन फ्रेजेस एंड द वर्ब फ्रेजेस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द थीमेटिक रोल। के जो नाउन फ्रेज है और जो वर्ब फ्रेज है उनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये चार्ट है 8 से 10 जो थीमेटिक रोल्स होते हैं, आपके सामने लिखा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एजेंट है, ठीक है, तो एजेंट इज द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। जैसे मारिया रैन, तो मारिया यहाँ पे अब एजेंट का किरदार अदा करिए बिकॉज शी इज़ द वन हु इज डूइंग एक्शन। तो वो एक ऐसा सेंटेंस के जिसमें जो सब्जेक्ट है वो आपको एक्शन परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है, उसमें जो रिलेशनशिप बिटवीन दी सब्जेक्ट या फिर नाउन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज होता है वो एजेंट का रिलेशन होता है। ठीक है, जो सेकंड थीमेटिक रोल है वो है थीम। थीम क्या है? द पर्सन और द थिंग दैट अंडरगोज अ चेंज, that undergoes an action। ठीक है, the person or a thing that undergoes an action। कि मैरी कॉल्ड जॉन, कि मैरी ने फ़ोन किया। फ़ोन किसको किया? जॉन को किया। अब जॉन जो है ही इज़ अंडरगोइंग एन एक्शन, और एक्शन कौन सा है? कॉलिंग का एक्शन है, वो इनिशिएट किसने किया है? मैरी ने किया है। तो ये जो रिलेशन है इसको हम थीम कहते हैं। इसके अलावा लोकेशन का रिलेशन होता है। लोकेशन का रिलेशन क्या है? कि वो जगह कि जहाँ पे एक्शन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट रेन्स इन स्पेन, स्पेन में बारिश होती है। ठीक है, तो नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन इट रेन्स इन और स्पेन जो है, ठीक है, इट रेन्स इन इन स्पेन, ये जो रिलेशन है ये लोकेशन का रिलेशन है। इसके अलावा एक और जो थीमेटिक रोल है वो है गोल। गोल क्या है? द प्लेस टू विच एन एक्शन इज डायरेक्टेड, के उस जगह के बारे में कि जिस जगह की जानिब एक्शन जो है वो डायरेक्टेड है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस लिखा है पुट द कैट ऑन द पोर्च, पुट द कैट ऑन द पोर्च। अब ऑन द पोर्च क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है। द पोर्च क्या है? नाउन फ्रेज है। पुट क्या है? वर्ब है। और पुट द कैट क्या है? ये सारी वर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो द वर्ब रिलेशनशिप बिटवीन पुट द कैट एंड ऑन द पोर्च इज द रिलेशनशिप ऑफ द गोल। के मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमने बिल्ली को कहाँ पे रखना है? पोर्च पे रखना है। इसी तरीके से सोर्स है, तो सोर्स क्या है? द प्लेस फ्रॉम विच एन एक्शन ओरिजिनेट्स। फॉर एग्जांपल ही फ्लू फ्रॉम शिकागो, कि वो शिकागो से उसने उड़ान भरी। ठीक है, फ्रॉम शिकागो टू एल ए। तो जिस जगह से ओरिजिनेशन हो रहा है वो आपका सोर्स कहलाएगा। फिर इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? द मीन बाय विच एन एक्शन इज परफॉर्म, कि वो जरिया जिस जरिए से एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। ही कट्स हिज हेयर विद सिजर्स। ही कट्स, ही जो है वो सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज बन गई। कट्स जो है वर्ब फ्रेज है। हिज हेयर अगेन जो है वो हिज क्या है? डिटर्मिनर है। हेयर जो है वो नाउन है। इसको कट्स के साथ मिलाएंगे तो ये नाउन फ्रेज बन जाएगी। विद जो है वो प्रेपोजिशन है। सिजर जो है वो नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज प्रेपोजिशन के साथ मिलके प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई। तो मीन बन गया, यानी कि रास्ता बन गया कि जिस जरिए से एक्शन परफॉर्म किया गया, तो वो जरिया क्या है? सिजर्स हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का रोल अदा कर रहा है यहाँ पे सिजर। एक्सपीरियंसर है द वन हु परसीव समथिंग, कि वो शख्स के जो कि एक एक्सपीरियंस को परसीव करता है। ही हर्ड बॉब प्ले द पियानो, शी हर्ड बॉब प्ले द पियानो। अब उसने ना तो एक्शन जो है उसको परफॉर्म किया है, बल्कि उसने एक्शन को देखा है या फिर उसने एक्शन को सुना है। ठीक है, बॉब जो है ही वॉज प्लेइंग द पियानो, जब ही वॉज प्लेइंग द पियानो तो इसका मतलब यह है कि वो तो एजेंट का रोल हो गया उसका। ठीक है, तो शी हर्ड जो है ये थीमेटिक रोल में है। उसके बाद कॉजेटिव आ गया। कॉजेटिव जो है अ नेचुरल फोर्स दैट causes a change। फॉर एग्जांपल द विंड डिस्ट्रॉयड द हाउस। अब इसमें पॉजिटिव
थीमेटिक रोल है, इसके बाद पोजेसर का रोल आता है कि वन हु हैज़ समथिंग, जिसके पास कोई चीज़ है। द टेल ऑफ द कैट गॉट कॉट, ठीक है, कि बिल्ली की दुम जो है वो पकड़ी गई। इसके बाद रिसिपिएंट का है कि वो द वन हु रिसीव समथिंग, कि आई गेव इट टू द गर्ल, कि मैंने ये चीज़ उस लड़की को दे दी, ठीक है। तो ये थीमेटिक रोल्स हैं। डिटेल में जब आप सिमेंटिक्स अलग से पढ़ेंगे तो फिर थीमेटिक रोल्स जो हैं उनको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। जो सेकंड लास्ट सेक्शन है आपका वो है फ्रेजल और सेंटेंशियल मीनिंग्स। तो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज बिल्ड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ अ नाउन फ्रेज एंड अ वर्ब फ्रेज, के अब तक तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा डिटेल में आइडिया हो चुका है कि जो भी सेंटेंस है उसका मीनिंग जो है वो कैसे जनरेट होता है जब हम नाउन फ्रेज को और वर्ब फ्रेज को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। तो सेंटेंसेस जो हैं उनके अंदर ट्रूथ कंडीशंस भी होती हैं और बाज़ औक़ात जो है वो चीज़ें जो है वो अनट्रू होती हैं, ठीक है। तो अगर जिन हालात को जुमला एक्सप्रेस कर रहा है वो ट्रू है तो फिर जुमला जो है वो ट्रू कंडीशन कहलाएगा, ट्रूथ कंडीशन में कहलाएगा, ठीक है। तो ट्रूथ कंडीशन बेसिकली है क्या कि एक आइडिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द बॉल वाज किक्ड बाय द बॉय, कि लड़का जो है उसने गेंद को किक मारी, ठीक है। इसी को हम पैराफ्रेज कर सकते हैं, द बॉय किक द बॉल। अब ज़ाहिर है स्ट्रक्चर जो है जुमले का वो चेंज हो गया लेकिन ट्रूथ कंडीशन जो है वो सेम है, ठीक है। कि एक लड़का जो है उसने एक गेंद को ठोकर मारी है, बात वही है, उसको दो मुख्तलिफ अंदाज में एक्सप्रेस किया गया है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जुमला दूसरे जुमले की सच्चाई की गवाही देता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि व्हेन वन सेंटेंस इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ द अदर सेंटेंस, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं इंटेलमेंट, ठीक है। और जब एक जुमला दूसरे जुमले के फॉल्स होने की गवाही दे रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लिखें कि ही वाज assassinated, तो ये इंटेल करता है दैट ही इज डेड, यानी कि इम्प्लाई होता है ना, assassinate का मतलब क्या है कि किसी को मार देना। तो अगर हम ये लिखें कि ही इज डेड तो ये दोनों जुमले एक दूसरे की गवाही दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही जो कंस्ट्रक्शंस हैं कि ही वाज assassinated और उसके बाद हम अगला जुमला लिखें कि ही इज अलाइव, तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि यानी कि एक जुमला दूसरे जुमले की फॉल्सनेस को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है। यानी कि अगर ही वाज assassinated, इफ ही वाज assassinated देन ही शुड बी डेड बाय नाउ। लेकिन आप साथ ये भी लिख रहे हैं कि ही इज अलाइव नाउ, इफ ही इज अलाइव देन ही वाज नॉट assassinated, ठीक है। So that is all for your unit on semantics. I hope that I have made things clear to you. The last, section of this unit is related to pragmatics, and I am not going into pragmatics because the next unit is related to pragmatics. It is completely dedicated to pragmatics. So we are going to discuss pragmatics in the next section of this book. Okay. So take care. Allah Hafiz.